राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है जो आज फैसला आया है उसमें जल्दबाजी का आपको आंसर नज़र आया है, या फिर आपको लगता है कि मेरिट पर ठीक फैसला आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था, 11 माह से चल रहा था? देखिए, मेरिट डिमेरिट की बात तो नहीं है, हमारे पॉलिटिकल केस था और उसको पॉलिटिकली हैंडल किया गया दोनों तरफ से। भुट्टो साहब के केस में भी तकरीबन यही कुछ हुआ था और नवाज शरीफ के केस में चीज़ें थी। जब आपको पता हो कि आपको कन्विक्शन, जब भुट्टो साहब के केस में भी यही हुआ था, पॉलिटिकल नहीं, और नवाज शरीफ का केस भी आपको लगता है मिलता जुलता था? ये वही हम दोबारा रिपीट होते देख रहे हैं सारी चीज़ें, या कुछ डिफरेंट है? ये रामीन कायदे आज़म से लेके लियाकत अली खान से लेके आज तक जितनी पॉलिटिकल साइड पे है, जमहूरी साइड पे जो कुछ भी हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। जब मुझे पता है कि मुझे सजा देनी है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाना है, उसके लिए कोई भी बहाना हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ होगा। मियाँ साहब के केस में जो पीटीआई थी वो कहते थे बिल्कुल ठीक हुआ है, और पीपल्स पार्टी भी कहती थी बिल्कुल ठीक हुआ है, कि बिल्कुल इनको सही सज़ा हुई है। यूसुफ गिलानी के केस में PMLN ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली अगर देखें इन चीज़ों को, तो हमारे कई प्राइम मिनिस्टर इसी तरह से निकाले गए। एक प्रेसिडेंट सेट हुई है, आनत जुर्म में भुट्टो साहब को फारिग कर दिया गया, तौहीन अदालत में यूसुफ गिलानी को फारिग कर दिया गया, एसेट डिक्लेयर ना करने में नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, और यहाँ पे मिस स्टेटमेंट पे इमरान खान को फारिग कर दिया गया। तो ये तो वो जो मकाफ़ात अमल की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो, उनको पता नहीं है मकाफ़ात अमल क्या होता है। मकाफ़ात अमल जो है वो फितरत की तरफ से या कुदरत की तरफ से एक प्रोसेस होता है। जब सारी दुनियावी चीज़ें जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाए, कोशिशें मांद पड़ जाए, तो उसके बाद फिर कुदरत अपने हरकत में आती है, वो फिर मकाफ़ात अमल शुरू होता है। कुदरत हरकत में आई है या कोई और हरकत में आया? जब लोग सड़कों पर निकले, दूसरी दफ़ा ज़िया-उल हक के खिलाफ हुआ, और तीसरी दफ़ा मुशर्रफ के खिलाफ हुआ, जब लोग हर तंग आकर सड़कों पे आ गए। तो ये मुकाफ़ात अमल होता है। ये नहीं होता है कोर्ट प्रोसेस के ज़रिए मैनिपुलेटेड है या नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में। लेकिन कानून की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिसमें कहा जाता है कि सबसे लाडला बच्चा होता है जो मुल्ज़म होता है कोर्ट का, और जस्टिस रीड, जस्टिस बरीड, बहुत सी मिसालें हैं इस किस्म की जो कहा जाता है। तो ये सारी ये हमारी एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये कि एक नया हथियार आ गया है तोशा खाना में, जैसे जदून साहब ने कहा और हिलाली साहब ने भी पहले मेंशन किया कि बेशुमार लोग हैं जिनके एसेट्स है, सारा कुछ है। इस केस में भी इलेक्शन कमीशन ने जो बुनियादी तौर पे कोर्ट को भेजा रेफरेंस, उसमें पैसे डिक्लेयर्ड हैं। वो कहते हैं जी आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये घड़ी और उसके पैसे हैं, डिक्लेयर हुए हैं बेफाम में। वो कोर्ट में मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंड किया कोर्ट ने, या उसने जानबूझ के उसको इग्नोर किया। उन्होंने रकम लिखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि मिसलेनियस में लिखा हुआ है, आपने बाकी फॉर्म में नहीं डिक्लेयर, पी फॉर्म में घड़ी डिक्लेयर नहीं है कि घड़ी और उसका नाम नहीं लिखा, पैसे डिक्लेयर हैं, पैसे लिखे हुए हैं। ये जो रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन में, उसमें ये पैरा है पूरा कि ये पैसे लिखे हुए हैं। इसके ऊपर वो जिस चीज़ के ये पैसे हैं वो उस चीज़ की, जैसे बकरियां मेंशन की हैं, तो घड़ी को भी उसी तरह मेंशन होना चाहिए कि घड़ी के पैसे हैं और ये यहाँ पड़े हैं। चले देखते हैं कि आगे किस तरीके से इसको परसू करती है, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात हो रही थी क्या बन चुकी है, और अब क्या इलेक्शंस होने वाले हैं? राव खालिद साहब, ये क्यों इतने यू टर्न्स लिए जा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से पहले स्टेटमेंट आई थी कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई थी पंजाब की, KP की, तो तब ये बहाना था कि जी नए जब तक मर्दमशुमारी हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती तब तक नहीं करवा सकते हम इलेक्शन। उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट चेंज हो गई थी कि जी पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होगी। अब दोबारा यू टर्न ले लिया गया। तो ये क्या चल क्या रहा है जहनों में, और इसके पीछे मकसद क्या है अब जो फैसला आया है? रामीन, हम इतने अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि सबको पता है वजह क्या है। वजह एक ही है कि जब तक तहरीक इंसाफ और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो उस लेवल पे नहीं आ जाती जहां मुस्बत नताइज हासिल किए जा सके इंतखाबात के, उस वक्त तक ये कोई ना कोई चक्करबाजी चलती रहेगी। अब मरदमशुमारी की जो CCI की खबर आ रही है कि वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दे दी है। अब इसका प्रोसेस है, 15 दिन वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसकी अप्रूवल आ जाएगी, तो उसके बाद वो फिर डिलिमिटेशन उसके बुनियाद पे होगी। जब ये नोटिफाई हो जाती है तो उसके बाद आप उस पुरानी फिर उसके मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते। आपको फिर नई मरदमशुमारी पे कराने पड़ते हैं। अब उसमें नई पख जो लगाने की कोशिश की
जा रही है जिससे लगता है कि शायद 2-3 महीने के लिए डिले हों। तारड़ साहब ये कह रहे हैं वज़ीर कानून के जो नंबर ऑफ सीट्स है सूबों का वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हल्का बदियों की डीलिमिटेशन हो जाएगी, तो वो कुछ 2 महीने का प्रोसेस होता है। 2 महीने का प्रोसेस अगर हम वो लगा लें, 45 डेज़ का इलेक्शन शेड्यूल होता है, तो ये आप कह लें कि 95 डेज़ तकरीबन बनते हैं। 90 डेज़ में होने हैं तो 95 डेज़ पे चले जाएंगे, 100 डेज़ पे चले जाएंगे। तो इससे ज़्यादा ताख़ीर इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जवाज़ ये एक हाथ में आ गया है, इसलिए हम ये शक कर सकते हैं बजा तौर पर कि इसमें कोई बदनीयती शामिल है। अच्छा। और इसमें आगे चल के इसको बहाना बना के इलेक्शन कमीशन किसी तरीके डिले करे या उस शेड्यूल में कोई डिले आए या किसी और बहाने से डिले किया जाए या कोई और वजह क्रिएट कर दी जाए, तो ये आगे तक ये ले जाया जा सकता है। पहले से हम सुन रहे हैं कि मार्च तक जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको मार्च तक एक्सटेंड करने की ख्वाहिश है या सोचा जा रहा है कि उसको मार्च में इलेक्शन कराए जाएं। तो क्या मार्च में या फरवरी में जाके पीटीआई की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी? ये जो कन्विक्शन हुई है इसके ऊपर जो बयानियाँ बनाया जा रहा है कि वो सादक और अमीन नहीं रहे, जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ बयानियाँ बना रही थी पीडीएम और उसकी अलाइड पार्टीज़, क्या वो बयानियाँ बन पाएगा? क्या उसकी पॉपुलैरिटी को हर्ट कर पाएगा तहरीक इंसाफ की और चेयरमैन पीटीआई की? और क्या चेयरमैन पीटीआई को अगर कल हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, बेल मिल जाती है या उनको मुअत्तल हो जाती है सज़ा, तो वो जब बाहर आएंगे तो वो क्या मंजर होगा, उसके बाद किस किस्म की सूरत हाल होगी? तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है जो भी मुक़्तदरा हल्के हैं वो फैसला करेंगे। हमें अब यानी ये बड़ा मशकूक सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले हम सोच रहे थे कि जब केयर टेकर अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। अभी इतनी ज़्यादा धुंध क्रिएट कर दी गई है, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे और इस मामले को आगे इलेक्शन में ताख़ीर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। जदून साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, बहुत सराहत के साथ, बहुत वजाहत के साथ उन्होंने फ़र्ज़ और इख्तियार की जो डिबेट है बड़े अच्छे तरीके से जस्टिस मुनीब ने उसको डिफ़ाइन किया है और बताया है कि जब फ़र्ज़ होता है तो उसको इख्तियार के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और जितना भी इख्तियार है उस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए किया जाएगा। वो बयान करता है कि आपने एक स्पेसिफाइड जो टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। तो आप देखते हैं कि क्या हुकूमत की जो भी केयर टेकर आता है, तो यकीनन ये बात दुरुस्त है जदून साहब की कि ज़िम्मेदार तो ये नहीं होंगे, अब जो भी गवर्नमेंट बैठी है ये तो चली जाएगी, केयर टेकर आएंगे वो किस तरह से इसको लेकर चलते हैं, जिम्मेदारी उनके कंधों पे चली जाएगी। ठीक है, अब पाकिस्तान को एक तो ये बताएं कि मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए। अब तक तो वैसे हम हर महाज पे आवाज़ उठा चुके हैं, हद्दुल इम्कान हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम इस बारे में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकें करवाएं। और दूसरा ये कि कश्मीर का तो मसला है ही, साथ ही हिंदुस्तान में बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ, क्रिश्चियन कम्यूनिटीज़ के साथ, फिर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ भी मजबूर नहीं करती जो आलमी बरादरी है उसको कि वो कोई नोटिस ले, कोई इसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाई जाएं? देखिए, एक तो डॉक्टर साहिबा ने जो डेमोग्राफिक चेंज की बात की है वो बड़ा, हिलाली साहब ने शुरू में बात की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है जो फ़लस्तीन में हो रहा है कि किस तरह से वहाँ पे वो सेटलमेंट्स अपनी बढ़ाते हैं, किस तरह से ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं, किस तरह से लोगों को निकाल देते हैं। अगर तो इसका मकसद ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ा के प्लेबिसाइट के रिजल्ट्स पे असरअंदाज हुआ जाए, मेरा ख्याल है ये उसका पर्पज़ नहीं है। बुनियादी पर्पज़ यही है कि वहाँ जबर व तशद्दुद से वहाँ पर जो जायज़ हकदार है उनको वहाँ से निकाला जाए। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है, उस पर जब हम बात करते हैं तो देखें अमेरिका का नया नया दोस्त बना है इंडिया जो है, तो हम देखते हैं कि अमेरिका को ये सूट करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर डिवीजन ज़्यादा है, नफ़रत ज़्यादा है और वो तकसीम ज़्यादा है, तो वो उसको बहुत सूट करता है अमेरिका को, वो अपनी मर्ज़ी का एजेंडा वहाँ इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको अगर बढ़ावा देने में मदद नहीं कर रहा अमेरिका या इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं जो वेस्ट जो है, तो एटलीस्ट उस पर खामोश है ताकि ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ फिर हम अपनी मर्ज़ी से इंडिया को लगाम डाल के उसको चला सके जिस तरह हम चलाना चाहते हैं उसको चलाना। जो नफ़रत की वहाँ पे बीज मोदी ने बो दिया है, मेरा नहीं ख्याल अगले 50 साल तक वो उसको ख़त्म कर सकेंगे और उसके नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। हम अपने पाकिस्तान में ये चीज़ें देख चुके हैं।
हमारे यहाँ जिस तरह सोसाइटी तकसीम हुई, तफर्रकात में बटी, लसानी बुनियादों पे बटी, इलाकाई बुनियादों पे बटी, तो उसका हमने नतीजा भुगता है। तो ये अब लगता ये है कि अब इंडिया के अंदर वही फिनोमेना फिर तजर्बा किया जा रहा है और उसको उसी तरह से अपने ज़ोरे बाजू से फिर उसको अपनी मर्ज़ी से चलाया जाएगा। जो वहाँ पे क्राइम्स हैं कश्मीर के अंदर, मैं पर्टिकुलर उसका जिक्र कर दूँ, स्टोक वाइट इन्वेस्टिगेशन है, लंदन की एक लॉ फर्म है। अच्छा। बहुत से लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, ह्यूमन राइट्स की भी एक रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। उनका कहना यह है कि वहाँ पे तकरीबन 450 जो है ना कस्टोडियल टार्चर और 100 के करीब जो है वो जबरी लापता अफराद जो है जो उन्होंने अभी तक रिपोर्ट किए। 1500 पैलेट के साथ इंजर्ड जो लोग हैं उनका उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो तो रिकरेंस है, उसकी बार बार होते हैं वहाँ पे और बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जाते हैं। एक ख़ास तौर पे एक शख्स है, जो एक लड़का था ज़िया मुस्तफ़ा, जो 15 साल की उम्र में बॉर्डर से गिरफ़्तार किया कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और उसको टेररिस्ट करार देकर ट्रायल किया गया। ट्रायल में कुछ भी साबित नहीं है उसके ख़िलाफ़। कई साल उसको जेल में रखने के बाद एक दिन उसको लेके जाते हैं 2022 में, एक जंगल है भाटा दूरियाँ, वहाँ जी टेररिस्टों की निशानदेही करनी है, हम आपको साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा। अब ये कई सालों से कस्टडी में है, कोर्ट ट्रायल उसका हो चुका है, वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मार देते हैं, कहते हैं मुकाबले में मारा गया। तो ये इस किस्म के बहुत से संगीन जराइम वहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर आंखें बंद की हुई हैं तो उसकी यकीनन कोई वजह है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी एक डिवीजन क्रिएट हो जाए जहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनका वो कमज़ोर पड़ जाए, वहाँ पे उनकी जो जमहूरी ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएँ और ये जो रीजनल फोर्सेज हैं, जो मुसल्ला ग्रुप वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए और वो सारा कंट्रोल जो है उनके हाथ में चला जाए ताकि उसको मैनिपुलेट करना आसान रहे। यकीनन भारत की एक इकोनॉमिक वजह भी है, लेकिन बुनियादी मुझे वजह यही लगती है कि वहाँ पे जो ये सारा किया जा रहा है, आइंदा अगले 20, 30, 40 सालों में जो इंडिया को इस्तेमाल करना है रीजन में एक बुली के तौर पे, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करना और लगामें इस किस्म की डली हो कि वो फिर दाएं बाएं ना हो सके, जो उसको कहा जाए वो करे। बिल्कुल, स्पेशली कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो एक उनका महाज है उसके लिए बड़ा कारामत साबित हो सकता है। इंडिया भी